मुझे नहीं पता था कि वह अमीर घराने की लड़की असल में एक खतरनाक सीरियल किलर है। इसलिए जब मैंने उसे अपनी आंखों से एक लाश ठिकाने लगाते हुए देख लिया, तो बिना एक सेकंड गंवाए बाइक घुमाई और वहां से भाग निकला। लेकिन मुझे क्या पता था कि उसी पल मैं उसका अगला शिकार बन चुका था। तभी पीछे से गोली चलने की आवाज आई। एक गोली मेरे कंधे को चीरती हुई निकल गई। दिल दहला देने वाले दर्द के साथ मेरी चीख निकल गई और मैं बाइक समेत सड़क किनारे बुरी तरह जा गिरा। उस औरत का निशाना बेहद खतरनाक था। अगर बाइक बीच में ना आती तो शायद वह गोली मेरे दिल को भेद चुकी होती। मैं दांत भींचकर दर्द सह रहा था। पूरा शरीर सिकुड़कर एक गोले जैसा हो गया था। तभी 3 लोगों के कदमों की आवाज से सुनाई दी। वे बिना जल्दबाजी के मेरी तरफ बढ़ रहे थे। उनकी चाल से साफ था कि उन्हें पूरा यकीन था कि मैं बचकर नहीं जा सकता। वह औरत दोबारा गोली नहीं चला रही थी, बल्कि जानबूझकर मेरे दिमाग पर दबाव बना रही थी। मुझे धीरे धीरे मौत के किनारे तक धकेल रही थी। कार की हेडलाइट की रोशनी में 3 काली परछाइयां मेरे ऊपर छा गईं। मैंने एक पल भी बर्बाद नहीं किया। कंधे के खून से लथपथ घाव को देखने तक की फुर्सत नहीं थी। जमीन का सहारा लेकर मैं किसी तरह उठा और दाईं तरफ के जंगल में घुस गया। मेरा पीछा करने वाले कोई आम लोग नहीं थे। अगर एक लड़की इतनी बेखौफ होकर लोगों को मार सकती है, तो उसकी पहुंच कितनी बड़ी होगी, इसका अंदाजा लगाना मुश्किल नहीं था। लेकिन मेरे पास भी एक हथियार था। इस इलाके का नक्शा मेरी नस नस में बसा हुआ था। मैं पूरी ताकत से जंगल के अंदर भागता चला गया। पेड़ों के बीच से ऐसे निकल रहा था जैसे हवा गुजरती है। यहां तक कि शाखाओं पर जमी बर्फ भी नहीं हिली। कंधे से बहता खून कपड़ों में ही सोख लिया गया, पीछे कोई निशान नहीं छोड़ा। मेरी तरफ सब कुछ ठीक चल रहा था। लेकिन वे तीनों औरतें इलाके से अनजान थीं। आखिरकार वे मेरे पैरों के निशानों का पीछा करते हुए एक झील तक पहुंची, जिसकी सतह पर पतली बर्फ जमी हुई थी। झील के किनारे पहुंचकर निशान अचानक गायब हो गए। आन केचियाओ ठंडी निगाहों से उन निशानों को देखने लगी। फिर उसके होंठों पर एक रहस्यमयी मुस्कान उभर आई। उसके पीछे खड़ी आयिंग और रैफी ने भौहें सिकोड़ते हुए कहा कि आओ दीदी, वह भाग गया। आन के चियाओ ने कोई जवाब नहीं दिया। उसकी खामोशी ही जवाब थी। दोनों ने एक दूसरे की तरफ देखा। उनकी आंखों में अविश्वास साफ दिखाई दे रहा था। इतने सालों में बहुत कम लोग ऐसे थे जो आन केचियाओ के हाथों से बच निकले हों, और यह आदमी तो घायल भी था। अचानक आन केचियाओ मुड़ी। उसकी खतरनाक आभा देखकर दोनों सीधी खड़ी हो गईं। क्या हो दीदी, अब क्या करें? आन केचियाओ ने पिस्तौल वापस कमर में रखी और हल्की मुस्कान के साथ बोली, उसे ढूंढो और फिर खत्म कर दो। भागने के बाद मैंने तुरंत लंबी छुट्टी ले ली। मैं अकेला शहर के पूर्वी इलाके में एक किराए के कमरे में छिप गया। पूरे 10 दिन। इन 10 दिनों में मैं सब्जी खरीदने तक बाहर नहीं निकला। सिर्फ पानी, सूखी ब्रेड, इंस्टेंट नूडल्स और अंडों के सहारे जिंदा रहा। 10 दिनों में मेरा वजन काफी कम हो गया। मुझे नहीं पता था कि क्याओ दीदी की ताकत कितनी बड़ी है। लेकिन इस शहर में अगर किसी अमीर आदमी को किसी की जान लेनी हो, तो बस पैसा चाहिए। इतना ही काफी था। खुशकिस्मती से उस रात मेरे कपड़े और स्कार्फ सस्ते और आम थे। ऊपर से सब कुछ ब्लैक मार्केट से खरीदा गया था। मेरे तक पहुंचने का कोई सुराग नहीं था। मैंने अपना आधा चेहरा भी ढक रखा था। शायद उन्होंने मेरा चेहरा साफ नहीं देखा होगा। मैं सोच रहा था कि बस कुछ दिन और छिप जाऊं। जब मामला ठंडा पड़ जाएगा तब मैं सुरक्षित हो जाऊंगा। उस रात पहने सारे कपड़े मैंने आग में झोंक दिए। सब कुछ राख बन गया। तभी अचानक मेरा फोन बज उठा। स्क्रीन पर नाम देखकर मैं चौंक गया। जियो नाइट क्लब का सुपरवाइजर फान टोंग। जियो इस शहर का सबसे बड़ा नाइट क्लब था, और वही मेरी नौकरी की जगह भी थी। मैं वहां शराब बेचने का काम करता था। कोई बेसिक सैलरी नहीं। जितनी बिक्री उतनी कमाई। कॉल उठाते ही फान तोंग गरजाइए, श्याओदा, आखिर तू काम करना चाहता भी है या नहीं? अगर नौकरी छोड़नी है तो साफ बोल। मैंने थकी हुई सांस छोड़ी। फान भाई, कुछ दिन और दे दो। वैसे भी मेरी सेल्स इतनी खराब है कि जाकर भी क्या फायदा होगा। फानतोंग झल्लाकर बोला, आज रात एक बड़ा ग्राहक आया है। तू बस खड़ा रहेगा तो भी पैसे कमा लेगा। जब तक मरा नहीं है तुरंत यहां पहुंच। इस महीने का टारगेट हर हाल में पूरा करेगा। मैं मन ही मन लाख बहाने सोच रहा था। तभी उसकी आवाज अचानक गंभीर हो गई। शियाओदा, बॉस मुंह वापस आ गई है। यह सुनते ही मेरे शरीर में बिजली सी दौड़ गई। मुंह बॉस?
पूरा नाम मू वू शुआंग, जियो नाइट क्लब की संस्थापक। जब मैं सिर्फ 6 साल का था, मेरे पालक पिता ने मुझे म्यांमार में बेच दिया था। उसके बाद मैं मानव तस्करों के हाथों इधर उधर भटकता रहा। एक बार भागने की कोशिश में मैं लगभग मार ही दिया गया था। तब मू वू शुआंग ने मेरी जान बचाई थी। मुझे अपने असली माता पिता का चेहरा तक याद नहीं। न घर था, न कोई सहारा। तब उसी औरत ने मुझे अपने पास रख लिया, 6 साल की उम्र से लेकर 18 साल तक। वह मेरे अंधेरे जीवन की एकमात्र रोशनी थी, और शायद वह रिश्ता था जिससे मैं पूरी जिंदगी कभी मुक्त नहीं हो सकता था। फोन पर फान तोंग अभी भी बोल रहा था, मुझे नहीं पता तुम्हारे और बॉस मुंह के बीच क्या हुआ था, लेकिन आज आते ही उन्होंने तुम्हें ढूंढा। न मिलने पर उनका गुस्सा 7वें आसमान पर है। जिनकी परफॉर्मेंस खराब थी, सबकी क्लास लगा दी। अब जल्दी यहां पहुंच। फोन पकड़े मेरा हाथ कांप रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे किसी ने मेरे दिल को मुट्ठी में जकड़ लिया हो। मैंने नीचे झुककर आग में बदल चुकी राख को देखा। काफी देर बाद खुद को संभाल पाया। फिर धीरे से कहा, आज रात मैं आ जाऊंगा। लेकिन मैं सीधे क्लब नहीं गया। पहले एक टैटू शॉप पहुंचा, जहां कंधे के गोली वाले घाव को छिपाने के लिए उसके ऊपर एक नीले तितली का टैटू बनवाया। और जब मैं जीहो नाइट क्लब पहुंचा, तब रात के 8 बज चुके थे। यहां नेटवर्क की शोरगुल भरी दुनिया पूरी तरह गायब थी। पहली और दूसरी मंजिल के डांस फ्लोर, कैबिन और प्राइवेट रूम, सब कुछ अजीब सी खामोशी में डूबे हुए थे। एक भी ग्राहक नहीं था। हालात देखकर साफ लग रहा था कि पूरी जगह को किसी ने बुक कर लिया है। लगता है फैट बॉय जो कह रहा था वो सच है। आज सच में कोई बहुत बड़ी हस्ती आने वाली है। मैं जल्दी से ड्रिंक ट्रे उठाकर लिफ्ट से सीधे तीसरी मंजिल के सबसे बड़े वीआईपी रूम की तरफ बढ़ा। दरवाजे के बाहर पहले से ही सेल्स वालों की भीड़ लगी हुई थी। फैट बॉय ने सबको इकट्ठा देखकर गला साफ किया और गंभीर आवाज में कहा, ध्यान से सुनो। गिलास अच्छे से पकड़ना, सिर के ऊपर तक उठाकर रखना। अंदर घुसते वक्त सबको घुटनों के बल चलकर जाना है। मैंने हैरानी से कहा, घुटनों के बल? हम शराब बेचते हैं, कोई जानवर थोड़ी है। फैट बॉय ने बनावटी मुस्कान के साथ मुझे घूरा। जिसे पसंद नहीं, वो अभी निकल जाए। फिर उसने चेतावनी भरे अंदाज में कहा, आज अंदर जो हैं वो लूजाइज हैं। उनकी उंगलियों से निकला टिप भी तुम्हारे कई महीनों का खर्च चला सकता है। उसकी नजरें सीधे मेरी आंखों में गड़ गईं। और जरा अकड़ मत दिखाना। ये लूजाए मशहूर हैं मौज मस्ती और ऐशो आराम के लिए। खुश हुई तो सोने चांदी से नहला देंगी, और नाराज हुई तो जिंदगी भी छीन सकती है। पूरे कोना शहर में कोई इनके खिलाफ नहीं जाता। पूरी भीड़ खामोश हो गई। सब सेल्समैन सिर झुकाकर ट्रे उठाने लगे। सिर्फ मैं वहीं खड़ा रहा। मैंने पीछे मुड़कर इस अपमान भरी लाइन से निकलने की कोशिश की ही थी कि फैट बॉय की आवाज मेरे कान के पास गूंजी, ज्यों दा, ऊपर ऑफिस में बॉस तुम्हें बुला रहे हैं, काम खत्म होते ही वहां जाना। मैं एक पल के लिए ठिठक गया। लंबे गलियारे की चमकती रोशनी देखकर मेरा मन भारी हो गया। फैट बॉय ने धीरे से कहा, महीने का आखिरी समय है, मुझे फंसाओ मत। पुरानी परेशानियों का ख्याल आते ही मैं चुप हो गया। मैं वापस लाइन में आ गया, ट्रे ऊपर उठाई और सिर झुका लिया। ठीक है, मैं इस महीने का टारगेट पूरा कर दूंगा, मैं नहीं जाऊंगा। फैट बॉय ने राहत की सांस ली। फिर दरवाजा खुला। अंदर से तेज म्यूजिक और तेज परफ्यूम की महक बाहर आ गई। वो सबसे पहले अंदर गया। लूजी, मैं आपके लिए शराब लाया हूं। अंदर का नजारा साफ नहीं दिख रहा था, लेकिन मुझे देखने की इच्छा भी नहीं थी। पहला सेल्समैन 5 मिनट में ही बाहर आ गया। उसकी गोद में हरे भरे डॉलर का ढेर था। वो खुशी से पैसे को चूम रहा था। दूसरा देखते ही बिना सोचे घुटनों के बल बैठ गया। एक एक करके लोग अंदर जाते रहे। धीरे धीरे सब खत्म हो गए, और आखिर में सिर्फ मैं बचा। मैं खाली निगाहों से दरवाजे की तरफ देखता रहा। अंदर स्टेज पर सबसे लोकप्रिय शो चल रहा था। मर्लिन नाम की महिला लेदर सोफे पर टांगें चढ़ाकर बैठी थी। पीछे 8 बॉडीगार्ड काले चश्मे में खड़े थे। जो उसे खुश कर देता वह उसे नोटों की बारिश कर देती। मेरे सामने वाला सेल्समैन पहले ही उसके सामने झुक चुका था, लेकिन उसे शायद पसंद नहीं आया। उसने बेरुखी से थोड़ा पैसा फेंका और उसे जाने का इशारा कर दिया। अब मेरी बारी थी। मैंने गहरी सांस ली, लेकिन मेरे घुटने जैसे जम गए थे। झुक ही नहीं पा रहा था। मैं सोच में पड़ गया। इतनी गिरती हुई हालत में भी इंसान अपनी थोड़ी सी इज्जत क्यों नहीं छोड़ पाता?
तभी पीछे से एक शांत लेकिन भारी आवाज आई, छियाओ जाए, आप आइए। मेरा दिल धक से रह गया। मैंने मुड़कर देखा, गलियारे के आखिर में एक बेहद खूबसूरत महिला खड़ी थी। उसके साथ दो बॉडीगार्ड थे। नियॉन लाइट में उसका चेहरा ठंडा, दबंग और बेहद खतरनाक लग रहा था। उसकी आंखों में ऐसा आत्मविश्वास था जैसे सबको उसके सामने झुकना ही पड़ेगा। मेरा दिल तेजी से धड़कने लगा। ये सच में बुरा समय था। पुराने दुश्मन सामने थे। ये वही तीन औरतें थीं जिन्होंने पहले किसी को मारकर लाश ठिकाने लगाई थी और अब मुझे पूरे शहर में ढूंढ रही थीं। मैंने डर के मारे उसकी तरफ देखने से भी परहेज किया और ट्रे को कसकर पकड़ लिया। छियाओ आ गई हैं। लू अंदर इंतजार कर रही हैं। मैनेजर मेरे बगल में खड़ी थी और उसने उसे अंदर आने का इशारा किया। मैं भागना चाहता था, लेकिन उसने मेरा हाथ पकड़ लिया और चिल्लाई, सर झुकाओ। उसकी आवाज से मैं कांप गया और तुरंत सिर नीचे कर लिया। अंदर लू जी ने आवाज सुनी और ऊपर देखा, और फिर सब कुछ बदलने वाला था। छियाओ जाए बिना कुछ बोले सीधे अंदर गई और सामने बैठ गई। लू जाए उसे घूरते हुए बोली, काफी साल हो गए। छियाओ जाए, तुम्हारा एटीट्यूड पहले से भी ज्यादा भारी हो गया है। छियाओ जाए आराम से सोफे पर झुकी, बिना पलके झपकाए बोली, तुम भी नहीं बदली, से आज भी बेकार हो। एक छोटा सा काम तक ठीक से नहीं कर पाई। अंक कैचियो हमेशा से ही घमंडी और बदतमीज स्वभाव का था। वह आमतौर पर किसी को भी अपनी नजर में कुछ नहीं समझता था। उसके सामने कोई भी हो, वह सबको नीचा समझता था। मोनरू को उसके इस रवैये की आदत हो चुकी थी। उसने मुस्कुराते हुए समझाया, हाय, भले ही जगह छोटी है लेकिन हर चीज पूरी है। जो लोग ईस्ट डिस्ट्रिक्ट पर नजर रखे हुए हैं, उनमें सिर्फ हम ब्लैक वाटर गैंग ही नहीं हैं, बल्कि एक और किंगवुड गैंग भी है। और वो छोटी कंपनियां तो हैं ही जो सिर्फ फायदा उठाने का इंतजार कर रही हैं। कोना खिन का पानी बहुत गहरा है। इतना कहकर मोंद्रू ने पास बैठे फैटबकेट को इशारा किया। फैटबकेट तुरंत समझ गया और उठकर कमर मटकाते हुए आगे बढ़ा ताकि अंक खचियों को शराब परोस सके। सर, ड्रिंक। फैटबकेट ने आवाज बदलकर धीरे से कहा, लेकिन जैसे ही वह पास आया, अंक कच्चियों की ठंडी नजर ने उसे इतना डरा दिया कि वह तुरंत पीछे हट गया। अंक कच्चियों ने छिड़कर अपनी भौहें मलीं और कहा, सब बाहर जाओ। उसके बोलते ही कमरे का माहौल तुरंत ठंडा पड़ गया। मंच पर नाच रहे लोग भी रुक गए। मोनरू को डांस अभी पूरा खत्म नहीं हुआ था, इसलिए उसने थोड़ा झिझकते हुए पूछा, कहेचियो दीदी, अभी तो आधा ही हुआ है, क्या कोई खास हिस्सा बाकी है? अंक कैचियो ने ठंडे स्वर में जवाब दिया, तो फिर मैं बाहर इंतजार करता हूं। जब तुम पूरा देख लो तब आ जाऊंगा। नहीं, ऐसा मत करो। मोनरू घबरा गया और तुरंत खड़ा हो गया। वह जल्दी जल्दी इशारे करते हुए उन लड़कों को बाहर भेजने लगा। जाओ जाओ, सब बाहर जाओ। फिर उसने पीछे खड़े बॉडीगार्ड को इशारा किया, जिसने आगे बढ़कर अंक कैचियो के लिए शराब का ग्लास भर दिया। मोनरू सोफे पर वापस बैठ गया और मुस्कुराते हुए बोला, गुस्सा मत करो, मैं बस तुम्हें रिलैक्स कराना चाहता था। अगर तुम्हें पसंद नहीं है तो हम नहीं करेंगे। वह लोग और डांसर धीरे धीरे कमरे से बाहर निकलने लगे। मैं सिर झुकाए खड़ा था, पूरी तरह खोया हुआ। फैटबकेट जब मेरे पास से गुजरा, उसने गुस्से में मेरे सिर पर हल्का सा हाथ मारा और बोला, यहीं खड़ा क्या कर रहा है? अब तेरी कोई जगह नहीं। ठीक है, मैंने धीरे से कहा। मेरा सांस लेना भी मुश्किल हो रहा था। मैं बस किसी तरह यहां से निकलना चाहता था। लेकिन जैसे ही मैं एक कदम आगे बढ़ा, पीछे से मोनरू की आवाज आई, ओ ए बदसूरत, रुक! हम सब मुड़ गए। उसने मेरी तरफ इशारा किया और कहा, हाँ हाँ, तू ही जाके नया फ्रूट प्लेट ले आ, जल्दी कर। मैं डरते डरते वहीं खड़ा रह गया। पीछे से हंसी की आवाजें गूंज रही थीं। मुझे लग रहा था जैसे मैं बेइज्जती के बीच फंस गया हूं। कमरे में बैठी अंक कैचियो भी मेरी तरफ देखने लगी। उसकी ठंडी और डरावनी नजर ने मेरी रूह तक हिला दी। मैंने किसी तरह खुद को संभाला और जल्दी से बाहर निकल गया। मैं वापस रिसेप्शन के पास पहुंचा, सीने पर हाथ रखकर गहरी सांस ली और दरवाजा खटखटाया। सर, आपका फ्रूट प्लेट। मैं अंदर गया ही था कि अचानक एक चीख गूंज उठी और फिर गर्म खून मेरे पूरे शरीर पर गिर पड़ा। मैं डर के मारे वहीं जम गया। मेरे हाथ से ट्रे लगभग गिर ही गई। सामने एक आदमी जमीन पर बैठा था और उसके सामने एक खौफनाक सीन था। एक कटा हुआ कान शराब के गिलास में पड़ा था। मेरे पेट में मिचली उठने लगी, लेकिन मैं खुद को रोकता रहा।
अंक खचियों के सामने एक अजनबी आदमी घुटनों पर गिरा था, अपने चेहरे को पकड़कर रो रहा था और लगातार माफी मांग रहा था। खिचियो दीदी, मैं गलती कर दी, मुझे माफ कर दो। अंक खचियो मुस्कुराई, लेकिन वो मुस्कान बेहद ठंडी थी। उसने शराब का ग्लास उठाकर उसके चेहरे पर हल्का हल्का थपथपाया। माफी आसान है, ये गिलास पी लो। उस आदमी की हालत खराब हो गई। वह कांपते हुए उस गिलास को देख रहा था जिसमें उसका अपना कान और खून मिला हुआ था। मैं ये सब और नहीं देख सका। मेरा पूरा शरीर कांपने लगा और मैं वापस जाने लगा। तभी पीछे से आवाज आई, रुको। मोनरू मुझे देख रहा था। उसकी आंखों में शरारत और डर दोनों थे। कहाँ जा रहा है तू? मैंने किसी तरह खुद को संभाला। मैडम, प्लेट गंदी हो गई थी, मैं बदलने आया था। कोई बात नहीं, उसने मुस्कुराते हुए कहा। वो खून वाला ज्यादा मजेदार लगता है। फिर उसने मुझे ऊपर से नीचे तक देखा और बोला, तू बड़ा अजीब है, लड़का होकर इतना डरता है। गाना आता है? मैंने डरते हुए सिर हिला दिया। उसने इशारा किया, अंदर आ। मैं धीरे धीरे आगे बढ़ा। जैसे ही मैं उस आदमी के पास से गुजरा, वह अजीब आवाज में कुछ चबा रहा था। वो दृश्य बेहद डरावना था। मेरे कदम भारी हो गए थे और तभी अंक कचियो अचानक खड़ी हो गई। उसके हाथ में खून से सनी छुरी थी। वह मेरे करीब आई और अचानक मेरी हालत खराब हो गई। मैं गिर पड़ा। ट्रे गिर गई। फल चारों तरफ बिखर गए। अंक कचियो ने मुझे नीचे बैठा देखा और उसकी आंखें थोड़ी सिकुड़ गईं। ये लड़का, उसने धीरे से कहा, कहीं देखा हुआ लगता है। वह मेरे पास बैठ गई। छुरी उसके हाथ में घूम रही थी। उसने मेरी शर्ट काट दी और मेरे कंधे पर बना तितली का टैटू सामने आ गया। अंकिक्यो ने खतरनाक तरीके से आंखें सिकोड़ लीं। चाकू की नोक मेरी कंधे से धीरे धीरे फिसलते हुए मेरी गर्दन की ओर बढ़ रही थी, मानो वह मेरी बारीक बने हुए तितली जैसे टैटू की रूपरेखा को छू रही हो। मेरे चेहरे के भारी मेकअप से अलग मेरे कपड़ों के नीचे की त्वचा बेहद गोरी थी। अंकिक्यो की आंखों का रंग अचानक गहरा हो गया। उसके अंदर एक अजीब सी बेचैनी और गर्माहट उठने लगी, जैसे उसके भीतर का कोई जंगली जानवर जाग रहा हो। उसके चेहरे पर ऐसा लग रहा था जैसे वह अभी भी इस खेल का मजा ले रहा हो, जैसे उसे अभी भी और चाहिए। लेकिन मैं डर के मारे कांप रही थी। चाकू की ठंडी धार बार बार मेरी नाजुक नसों को झकझोर रही थी। मेरा पूरा शरीर थरथराने लगा था और मैं उसकी हाथ में घूमती हुई छुरी को घूर रही थी। मैंने जैसे ही हिम्मत करके कुछ करने की सोची, अंकेकियो ने जैसे मेरे इरादे भांप लिए। अगले ही पल उसने छुरी मेरे सबसे नाजुक हिस्से की ओर मोड़ दी। मैं घबराकर पीछे हट गई और जल्दी से अपने कपड़े खींचकर अपने टैटू को ढकने की कोशिश करने लगी। तभी एक ठंडी औरत जैसी आवाज मेरे सिर के ऊपर से आई, तुम मुझसे डरते हो? मैं डरता हूं या नहीं, ये मैं खुद भी समझ नहीं पा रहा था। मैं कुछ कहना चाहता था, कुछ तंज कसना चाहता था, लेकिन हिम्मत नहीं हो रही थी। मैं पीले पड़े चेहरे के साथ ऊपर देखा और सीधे आन के छाओ, आन के कियाओ की आंखों में देख लिया। ठंडी तलवार फिर से मेरे करीब आ गई। इस बार उसने मेरी कपड़े नहीं फाड़े, बल्कि तलवार को धीरे धीरे मेरी गर्दन पर फेरने लगा। हर हल्की रगड़ में एक सर्द खौफ पैदा हो रहा था। उसकी आवाज और भी ठंडी हो गई। बोल, मरना है क्या? मेरी पलकों में हल्का कंपन हुआ। मैंने डरते हुए मारू, मां लियू की तरफ इशारा किया और धीमी आवाज में कहा, डर डर लग रहा है? अभी आपने उसका कान काट दिया और उसे कुछ कुछ पिलाया भी था। मैडम, मुझे डर लग रहा है। मैंने खुद को बेचारा दिखाने की कोशिश की, जैसे मैं कमजोर, गंदा और बेबस हूं। लेकिन मेरी आंखें अब भी चमक रही थीं। ये चमक कुछ ऐसे लोगों को आकर्षित कर रही थी जिनके अंदर अंधेरा भरा होता है, जो किसी को अपनी मुट्ठी में मसल देना चाहते हैं। आन के किया मुझे देखते हुए अचानक मुस्कुराया। उसके दिमाग में एक शब्द आया, भद्दा लेकिन आकर्षक। उसने पहली बार थोड़ी नरमी दिखाई, लेकिन उसकी आवाज अभी भी ठंडी थी। उसने जो सुनना नहीं चाहिए था वो सुन लिया। अब कान रखने का कोई फायदा नहीं। उसने थोड़ी देर रुककर मेरी आंखों में घूरा और फिर पूछा, अगर कोई वो देख ले जो उसे नहीं देखना चाहिए, या बोल दे जो नहीं बोलना चाहिए, तो मैं उसे कैसे सजा दूं? मैं समझ नहीं पा रही थी कि यह सवाल टेस्ट था या उसने मुझे पहचान लिया है। मैंने होंठ दबाकर धीरे से कहा, आंख
आंखें निकाल देना, जीभ काट देना। स्मार्ट। उसने हल्की मुस्कान दी, लेकिन आंखों में ठंडक थी। मेरे दिल में हल्का सा बोझ उतर आया। मुझे समझ आ गया था, ये आदमी पागल है, और जब ये मारने का फैसला कर लेता है तो कोई नाटक, कोई कमजोरी काम नहीं आती। अब बचने का कोई रास्ता नहीं था। मैंने संघर्ष रोक दिया और आंखें बंद कर लीं, जैसे सज्जा का इंतजार कर रही हूं। लेकिन जैसा मैंने सोचा था वैसा कुछ नहीं हुआ। उसने मेरी आंखें नहीं निकाली, ना जीभ काटी, बल्कि उसने टेबल से टिश्यू उठाया, मेरा हाथ धीरे से हटाया और मेरी गर्दन, कॉलर बोन और चेहरे पर लगे खून को बहुत ही शांत और हल्के अंदाज में साफ कर दिया। फिर वो वापस सोफे पर बैठ गया। पीछे से किसी ने नया गिलास भर दिया। मैं समझ नहीं पा रही थी। मैंने ऊपर देखा। आन केकियाओ नीचे से मुझे देख रहा था, आराम से सोफे पर झुका हुआ, हाथ में शराब का गिलास घुमाता हुआ। बर्फ टकराकर टिंग टिंग आवाज कर रही थी। उसने एक घूंट लिया और फिर बर्फ मुंह में रख ली। जब उसने देखा कि मैं अभी भी वहीं स्तब्ध खड़ी हूं, उसने बर्फ चबा दी और हल्की मुस्कान के साथ कहा, जैसे आप वो बिल अभी भी खड़ी है, चलो। उसकी मुस्कान अजीब थी, खूबसूरत भी और खतरनाक भी। मैं उसे देखती रह गई। उस पल मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मैं किस दुनिया में हूं। उधर मारू, मालियू, खून से लथपथ, कांपता हुआ, उल्टी रोकते हुए खड़ा था। आन केकियाओ ने उसकी तरफ देखकर शांत आवाज में कहा, जब तुम वापस जाओ तो जानना है क्या बोलना है। हाँ, हाँ, जो आपने कहा मैं एक शब्द भी नहीं छोड़ूंगा। जाओ। वह गिरता पड़ता बाहर भाग गया। मैं चुपचाप जाकर मेंगलू के पास बैठ गई, हाथ घुटनों पर रखकर बिल्कुल सीधी। लेकिन मेरा दिमाग लगातार चल रहा था, क्या उसने मुझे पहचान लिया है या नहीं? अगर पहचान लिया है और फिर भी कुछ नहीं कर रहा, तो वजह सिर्फ मोंगलू है, और शायद उस रात हुई हत्या का रिश्ता भी मोंगलू से है। मैं धीरे से उसकी तरफ देखती रही, फिर अचानक खुद को संभाला और बोली, दीदी अमीर वारिस, मेरी लाइफ सेवर, लू जी, तुम कौन सा गाना सुनना चाहोगी? मैंने जल्दी से अपनी उलझी हुई सोच को संभाला और टेबल से माइक उठा लिया। हाथ में मौजूद इलेक्ट्रॉनिक स्क्रीन खोलकर मैंने आत्मविश्वास से उसे समझाया, लोकगीत, पॉप, क्लासिकल, विदेशी गाने, मैं सब गा सकता हूं। मोंगलू थोड़ा करीब आई और बोली, वाह, लगता नहीं था ये बदसूरत सा इंसान इतना टैलेंटेड भी है। मैंने हल्की मुस्कान के साथ जवाब दिया, मैं बचपन से मुवुशुआंग के साथ अलग अलग क्लब्स में घूमता रहा हूं। जो सुनता आया वही सीख लिया। जब शराब नहीं बिकती थी तो मैं नीचे हॉल में लोगों के लिए नकली गाने भी गा देता था। सच कहूं तो गाने के मामले में मैं वाकई काफी अच्छा हूं। लू जी, आपकी तारीफ ज्यादा हो गई, मैंने मुस्कुरा कर कहा। लेकिन मेरी शक्ल धूल, गंदगी और खून जैसे निशानों से भरी हुई थी। जैसे ही मोंगलू थोड़ा और करीब आई, वह तुरंत पीछे हट गई। उसने अपनी बाहें रगड़ी और बोले, साला मैं बहुत सेंसिटिव हूं, तुम इस भूत जैसी शक्ल के साथ मेरे सामने मुस्कुराओ मत। मेरी तो शराब भी उड़ गई। मैं जल्दी से अपनी मुस्कान वापस खींचकर सिर झुकाते हुए मोंगलू से माफी मांगता हूं। सॉरी लू दीदी। खुशकिस्मती से मोंगलू का मूड अच्छा था। वह मुझसे ज्यादा बहस नहीं करना चाहती थी। उसने नीचे की तरफ इशारा किया और मुझे बाईं आगे की तरफ बने गोलाकार लिफ्ट की ओर देखने को कहा। जा कोई तेज और जोशीला विदेशी गाना चुन, वहीं बैठकर गाना गा, ना इधर उधर देखना और ना ही मेरी तरफ मुड़कर देखना। ठीक है। मैं पूरी तरह आज्ञाकारी बनकर उठ गया और मोंगलू की पीठ की ओर पीठ करके बड़े स्क्रीन के सामने वाली लिफ्ट वाली कुर्सी पर बैठ गया। गाना बहुत जोशीला था और एमवी भी काफी बोल्ड था। पहले से ही भारी और सन्नाटे भरे कमरे का माहौल अचानक मेरी आवाज से बदल गया। मेरी आवाज में इतनी ऊर्जा थी कि पूरा माहौल जैसे जल उठा। कमरे की सभी महिलाएं, मोंगलू समेत, अनजाने में मेरी तरफ देखने लगीं। मैं शराबी लाल रोशनी में लगभग छिपा हुआ था। मेरा ठंडा लेकिन हल्का सा मीठा अंदाजा था और मैं बिल्कुल सीधा बैठा था। मोंगलू को यकीन ही नहीं हो रहा था कि उसके कानों में जो आग जैसी तेज और फैलती हुई आवाज गूंज रही है, वो मेरे जैसे एक साधारण दिखने वाले लड़के से आ रही है। वाकई अजीब था। वह शराब का गिलास लेकर अंके क्याओ के पास झुक गई और उसके गिलास से हल्का सा टकराया। फिर मुस्कुराते हुए भौं उठाकर बोली, ठीक क्या कहती हो अंके दीदी, ये लड़का अच्छा गाता है ना? तुम्हें क्या सुनना पसंद है? मैं उससे तुम्हारे लिए गवा दूं? अंके क्याओ एक पल चुप रही। उसने नीचे की ओर देखा और हल्की ठंडी चमक वाली नजर से जवाब दिया,
उसने गिलास का शराब एक घूंट में पी लिया और बिना किसी भावना के धीरे से कहा, अब इसकी जरूरत नहीं है। मोंगलू और अंके क्याओ एक दूसरे को देखती रहीं। उस महिला का आभा, प्रेजेंस, बहुत भारी था। उसका गुस्सा स्वभाव भी पहले जैसा ही तेज था। सबसे खास बात यह थी कि दोनों लगभग एक ही उम्र के थे और बराबरी के सहयोगी थे। फिर भी माहौल ऐसा लग रहा था जैसे मोंगलू ही कुछ मांग रही हो। मोंगलू को यह बात पसंद नहीं आई। उसने दांतों से हल्का सा गाल दबाया। ठीक है, वापसी पर मामला तय कर लेंगे। अब यह किंगमू गैंग से सीधा टकराव हो गया है। कुछ दिनों में मेरे दादा का 70वां जन्मदिन है, वो लोग जरूर आएंगे। अंके क्याओ हल्के से मुस्कुराई। तो फिर इंतजार करेंगे। इतना कहते हुए उसने हाथ उठाया। पीछे से उसके लोग आगे आए। एक महिला ने सिगरेट का डिब्बा और लाइटर रखा। मोंग लू ने आगे कहा, अगर लड़ाई हो गई तो किंगमू गैंग कमजोर नहीं है। तुम काफी समय से यहां नहीं हो। तुम्हें नहीं पता वो कितने बेखौफ हो गए हैं। अब तो वे टैक्स / हिस्सा देने से भी इनकार कर रहे हैं और हमारे बराबर खड़े होने लगे हैं। अंके क्याओ ने सिगरेट जलाई और शांत आवाज में बोली, लड़ाई नहीं होगी। मोंग फोर यी, बड़े नेता, की स्थिति यहां अडिग है। सामने से वे जरूर सम्मान दिखाएंगे, लेकिन पीछे का काम तुम संभालना। वह चुप रही, यानी उसने बात मान ली। सिगरेट के धुएं के बीच उसकी नजर मेरे ऊपर पड़ी, जो अब गाना खत्म कर चुका था। मैं धीरे धीरे लिफ्ट से नीचे उतरा और उनकी तरफ बढ़ा। मुझे अंके क्याओ की नजर महसूस हुई तो मैंने ऊपर देखा, लेकिन जैसे ही आंखें मिलीं, मैं जल्दी से नजरें हटा लीं और हाथ जोड़कर खड़ा हो गया। लू दीदी, मैंने गाना पूरा कर लिया। और चाहिए क्या? नहीं, बस इतना काफी है। मोंगलू ने अब मुझे और परेशान नहीं किया, लेकिन उसे यह बहुत अजीब लग रहा था कि इतना साफ सुथरा दिखने वाला लड़का इतना हॉट बोल्ड गाना इतनी अच्छी तरह गा सकता है। उसे यह पसंद भी आया। उसने हाथ हिलाकर मुझे पैसे फेंक दिए। अच्छा काम किया, अगली बार फिर बुलाऊंगी। मैंने खुश होकर पैसे उठा लिए और जोर से झुककर धन्यवाद किया। धन्यवाद लू दीदी, और तुरंत बिना रुके बाहर भाग गया। मोंगलू मुस्कुराई। ये तो सच में पैसों का दीवाना है, मजेदार है। फिर उसने अंके क्याओ से पूछा, दीदी, ये लड़का दिखने में खास नहीं है, लेकिन मजेदार है ना? अंके क्याओ ने कोई जवाब नहीं दिया। उसने सिर्फ मेरी ओर देखा, फिर सिगरेट बुझा दी और उठ खड़ी हुई। उसकी लोग उसके लिए कोट और स्कार्फ लेकर आए और उसे पहनाया। मोंगलू को अचानक एहसास हुआ कि वह जाने वाली है। दीदी, तुम जा रही हो? अंके क्याओ बिना जवाब दिए आगे बढ़ी। उसने अपने आदमी को कहा, उस लड़के को और कुछ अच्छे सिंगर्स के साथ वापस बुलाओ। फिर उसने मोंगलू से कहा, तुम यहां आराम से खेलो, मुझे कुछ और काम है। मोंगलू हैरान रह गई। अभी बात खत्म नहीं हुई और तुम जा रही हो? अंके क्याओ रुकी नहीं। मैं तुम्हारी मदद कर दूंगी, चिंगमू बैंक को संभालने में और पूर्वी इलाके की जमीन लेने में। लेकिन मुझे एक चीज चाहिए, नेलुओ श्यांग नाम की परफ्यूम की जानकारी।